भाई अगर हमें दो लाइंस को साथ में लेना है, मैंने मान लो एक लाइन ले ली x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक लाइन ले ली x माइनस प्लस कर दो उसको 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। हाँ तो देखो मैंने मान लो ये दोनों लाइंस ले ली। अब इन दोनों लाइंस को साथ में स्टडी करने का क्या मतलब है, एक बार दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखो कि किस तरह का एक्सप्रेशन बनता है, क्योंकि अब हमारे पास जो लाइंस आएंगी वो साथ में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो कैसी दिखेंगी वो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 3xy आएगा, प्लस का 2x आएगा, फिर माइनस 2y मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस 2xy, माइनस 6y स्क्वायर, माइनस 4y, माइनस 3x, माइनस 9y, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो किस किस तरह के टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस का 6y स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई के टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, एक्स को एक साथ लिख लो तो माइनस एक्स, फिर माइनस 13y, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो पेयर, अगर पेयर ऑफ लाइंस साथ में लिखी हुई हैं तो इक्वेशन में किस तरह के टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, हमें एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, एक्स का टर्म दिख रहा है, वाई का टर्म दिख रहा है और एक कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये एट मैक्स ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, अब एट मैक्स मैं क्यों कह रही हूँ, भाई तुमने इस बार अपनी जो लाइंस ली थी वो बिल्कुल कैसी फॉर्म में ली हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें से ए बी सी में कुछ भी 0 नहीं है। लेकिन तुम्हारी लाइंस तो और भी हो सकती है। मान लो मैंने एक लाइन ले ली x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक लाइन ले ली y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जरा इनको साथ में करो, इनको साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई का टर्म मिल रहा है, 3x मिल रहा है, माइनस 2y, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स वाई मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, वाई मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है तो ये भी लाइंस। ठीक है, तो एट मैक्स हमें ये सारे टर्म्स मिलेंगे। ओके, अच्छा अब एक और स्पेशल लाइन लिखते हैं, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मैम कैन यू स्क्रॉल डाउन? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। देखो दो लाइंस मैंने कैसी ली थी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, उनको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिली, एक होमोजीनियस इक्वेशन मिली ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है हर टर्म में वेरिएबल की पावर का सम, अगर ये 2 डिग्री की है तो 2 होना चाहिए, अगर n डिग्री की है तो n होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास पेयर लिखा है इस फॉर्म में, हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट लाइंस चाहिए, तो कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड डिग्री वाला पार्ट है उसको ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ये वाला जो पार्ट था हमारी पेयर ऑफ लाइंस का, ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा मतलब, हाँ क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है। हाँ नहीं देखो मैं क्या बता रही थी, ठीक है, मैं बता रही थी कि जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री वाला पार्ट है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा इस तरह की दो लाइंस जब मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको जरा फैक्टराइज करके देखते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करो, देखो क्या आएगा। तुम्हारे पास 6 है, 4 है, तो हमें 2 3 2 2, हमें 5 चाहिए, तो कैसे मल्टीप्लाई कर लें, क्या ले लें, 8 माइनस 3। बिल्कुल, 6x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3xy माइनस 4y स्क्वायर। यहाँ से मैंने 2x कॉमन करा तो 3x प्लस 4y आ गया, माइनस 3y कॉमन किया
सॉरी, माइनस वाई कॉमन किया तो 3x प्लस 4y, तो हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 4y, और एक फैक्टर आ गया 2x माइनस वाई। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास वो पार्ट आ गया जो ओरिजिन से पास करता था, लेकिन हमारी ये जो लाइन लिखी हुई है, दो लाइन से एक साथ, ये ओरिजिन से पास होने वाली तो नहीं है। अब क्या रह गया, इसका मतलब है इसमें जो कांस्टेंट है वो अभी मिसिंग है, तो एक को ले लो C1 और दूसरे को ले लो C2। लेट द अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशंस आर C1 एंड C2। भाई देखो ना, तुमने अगर इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ये वाला पूरा पार्ट मिल जाएगा पेयर का। ठीक है, और बाकी जो ये x वाला टर्म दिख रहा है, y वाला टर्म दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, वो कहाँ से आता है, वो C1 C2 की हेल्प से आएगा। तुम चेक करके देख सकते हो कि जब C1 x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा और जब C2 यहाँ के x वाले से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो हमें 7x मिलेगा। यस और नो? तो हम कह सकते हैं जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें C1 C2 अगर हम लाइंस में ऐड कर दें तो मिल जाएगा। नाउ वी कैन राइट अवर लाइन एज 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13y को 13y माइनस 3 इक्वल टू 0 को हम कैसे लिख रहे हैं, 3x प्लस 4y प्लस C1 इंटू 2x माइनस वाई प्लस C2। ठीक है, अब हमारा क्या काम रह गया, अगर हम C1 और C2 ढूंढ लें तो हमारा काम हो जाए। C1 C2 कहाँ से मिलेंगे, कंपेयर कर लो। ठीक है, कहाँ कैसे कंपेयर किया जाए, x का कोफिशिएंट चेक करो, लेफ्ट साइड से दिस इज 7 एंड व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, जब C1 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2C1 आएगा, और C2 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें x का कोफिशिएंट 3C2 मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस चाहिए। अब y का कोफिशिएंट चेक करो, तो 4y जब C2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 4C2, और C1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस C1, और लेफ्ट हैंड साइड में 13 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। सेकेंड इक्वेशन, अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व देम। वैसे एक और इक्वेशन भी आ जाएगी अगर कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, C1 जब C2 से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट पार्ट मिल जाएगा एंड दैट इज -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब सॉल्व कर लो इनको। तो क्या करा जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड में, क्या आ जाएगा, और एक हमारे पास 7:2 C1 प्लस 3C2। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 33, तो C2 की वैल्यू देखो 3 आ गई, C2 3 आ गया तो किसी में भी डाल दो, सेकंड में इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 12 इज माइनस C1, तो C1 की वैल्यू आ गई -1, तो C1 C2 मिल गए, इसका मतलब कंपोनेंट लाइंस मिल गई। क्या आ गई, एक वन इज 3x प्लस 4y -1 एंड द अदर वन इज 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। बताओ भाई, समझ में आया? यस मैम। आयुष्मान, क्लास में हो? यस मैम। हाँ, समझ आ गया? यस। एक बार बच्चों में वापस चेक कर लो, तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास जो भी पेयर ऑफ लाइंस दी हुई हैं एक साथ जो दी हुई हैं, हमें अगर कंपोनेंट लाइंस चाहिए तो पहले हम उसका सेकंड डिग्री वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो लाइंस मिल जाएंगी जो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, लेकिन हमें वो तो चाहिए नहीं, जो ये x का टर्म है, y का टर्म है और ये कांस्टेंट है, ये कहाँ से मिला होगा, हमें ये C1 और C2 से मिलेगा। ठीक है, तो लाइंस में C1 और C2 दो अननोन्स इसमें ऐड कर लो। ठीक है, और फिर लाइंस को कंपोनेंट फॉर्म के उसमें लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट के फॉर्म में। C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए बस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करो, और दो इक्वेशन दो अननोन से हमें C1 C2 मिल जाएगा, वापस लाइन में डाल दो एंड यू आर
डन। सौमिल ओके? हाँ भाई सौमिल कहाँ चले गए? आनंद समझ में आ गया? मैम ओके, एक क्वेश्चन दे दूं फिर? बच्चों इसको Yes, नोट ma'am. कर लो, पहले एक बार नोट कर लो जिसका नहीं हुआ है, और फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ। अब सपोज तुम्हारे पास लाइंस दी हुई हैं कंबाइंड फॉर्म में 15x² प्लस 8y² माइनस 22xy माइनस 46x प्लस 34y प्लस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए? कंपोनेंट लाइंस। किन दो लाइंस के प्रोडक्ट से बनी? निकालो। हाँ, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हमने क्या देखा कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, जिसमें हर तरह के टर्म है, x² का, xy का, y² का, x का, y का, और एंड अ कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन हमने वो डिफरेंट चीज पढ़ी थी, और ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो इतने टर्म्स पॉसिबल है। ठीक है, अब हम करते क्या है, यहाँ पर जो तुम्हें कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, मतलब a b c h g f, ये जो कांस्टेंट है, हम इनको अगर कुछ ना कुछ फिक्स करते जाएं, मतलब इनकी अगर हम इन पर कुछ कंडीशंस लगाते जाएंगे, तो हमें मिलते हैं 5 कोनिक सेक्शंस हमें मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, दूसरा है हमारा सर्कल, तीसरा है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, ये सारे क्या हैं? कोनिक सेक्शंस हैं। इनको कोनिक सेक्शंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली ये ऐसे फिगर्स हैं जो इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन विद अ प्लेन से मिलते हैं। एक कोन को अगर हम प्लेन से कट करें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, तो हमें ये पांचों कोनिक सेक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ये हो गई, और हम क्या करेंगे? ए बी सी एफ जी एच, ये एफ कर लो इसको, एफ जी एच, इन पे कंडीशंस लगाते जाएंगे और हमें डिफरेंट डिफरेंट कोनिक मिलता जाएगा, जो हमें कोनिक सेक्शंस में स्टडी करना है, जिसमें हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चल रहा है। ओके, तो अब सबसे पहले क्योंकि हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं, तो अब जरा चेक कर लेते हैं कि इन पर हम क्या कंडीशंस लगाएं कि हमें हर बार ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे। तो कंडीशन है, कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट a pair of lines is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0. This is the condition when हमारा जो pair of lines है या second degree की equation है वो pair of lines को represent करेगा। ठीक है, देखो अगर किसी को इसको याद रखने में मुश्किल आ रही है तो हम एक और तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है, एक्सपेंड करना आता है, तो क्या करो? डिटर्मिनेंट के डायगोनल्स पे ABC रख दो। ठीक है, और हम बाकी पोजीशंस को कैसे फिल करेंगे? HGF।
ठीक है, और सिमेट्रिकल पोजीशन को भी HGF इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन व्हेन सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। कैसे भी याद रख सकते हो इसको, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाला ही कंडीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे पास अगर इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है तो क्या करोगे, सबसे पहले ए बी सी एफ जी एच कंपेयर करके इस इक्वेशन से निकालोगे। ठीक है, और फिर हम इतनी, क्योंकि अगर वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ए बी सी एफ जी एच, तो हम इस एक्सप्रेशन में डालेंगे और ये सम कैसा आना चाहिए, 0 के बराबर। अगर आ रहा है तो यस, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कोई और कॉनिक होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देख लो। बच्चों ये कंडीशन लिख लो पहले एक बार। देखो तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the equation 2x square plus 3y square plus 7xy plus 8x plus 14y plus lambda equal to 0 represents the pair of lines. ओके, क्या करना है सबसे पहले? क्यों आदित्य, कुछ बोलो भाई। लियांका तुम बताओ, समझ आ गया क्या करना है? अरे बोलो ना, क्या हुआ? पर आप भी बता दो। मैं बता दूं? देखो बच्चों, सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, इसको तुम्हें कंपेयर करना है किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2FGH प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 से। ठीक है, कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या क्या मिल जाएगा, ABCFGH की वैल्यू, समझ रहे हो? एक सेकेंड, ये मैंने इसको ठीक कर देते हैं, 2HXY, क्योंकि पहले तो हम ABCFGH की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्यों सौमिल? संचित, Yes, ma'am. समझ आ रहा है कैसे करना है? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां से पहले कंपेयर करके निकालोगे और उसके बाद कंडीशन जो हमारे पास लिखी हुई है इसमें रखोगे, तो द ओनली अननोन इज लैम्डा, तो वो निकल जाएगा, बाकी सब कुछ तो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो एक बार चेक करो क्या करना है, कैसे करें। कि अगर कोई सेकंड डिग्री की इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी तो कंडीशन क्या है और कंडीशन को कैसे लगाना है, और हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें इससे कंपेयर करोगे सेकंड डिग्री से और फिर कंडीशन में सारी वैल्यूज डाल दोगे और वो 0 होना चाहिए, उस समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें पेयर मतलब जो भी हमारे कोनिक सेक्शंस हैं उसके बारे में बताती जाऊंगी कंडीशन, और हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी पेयर ऑफ लाइंस पे रहते हैं और अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो मैंने फिर से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिख ली जो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, देखो हमारा फंडा क्या रहेगा,
अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि अगर हमारी दो लाइंस हैं, एक से ऐसे जा रही है और एक से ऐसे जा रही है ठीक है, मान लो ये L1 इक्वल टू 0 लाइन है, ये L2 इक्वल टू 0 लाइन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम अपने क्वेश्चन को आसान कर रहे थे। कैसे आसान कर रहे थे, मैंने ओरिजिन से पास होने वाली L1 लिख दी, उसको लिख दिया L1 डैश, जो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। हमें बस लाइन से x और y वाला पार्ट लेना है, इक्वल टू 0 कर देना है। कांस्टेंट इसमें कोई है नहीं, क्योंकि इसमें जो इंटरसेप्ट है वो हो जा रहा है 0, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया लाइन हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। और सिमिलरली मैंने क्या कर देना है, L2 के पैरेलल लाइन लिख देनी है, L2 डैश इक्वल टू 0। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा वही एंगल तो इन दोनों के बीच में बनेगा। एंगल में क्या फर्क आया, कोई फर्क नहीं। और हमें तो एंगल ही से मतलब है, बता दो क्यों अर्नव? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। हमें तो बस L1 L2 जो भी हैं उनके पैरेलल लाइन ओरिजिन से पास होने वाली लिखनी है और उनके बीच का एंगल चाहिए। और एंगल का फॉर्मूला तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, अगर दो लाइंस पता है तो उनका स्लोप पता चल जाएगा, और स्लोप पता चल जाएगा तुम tan थीटा के फॉर्मूले से निकाल देंगे, tan ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो आप जरा एक बार चेक करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूले के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम अपनी पेयर ऑफ लाइंस का सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस देती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था, ओके। और अब मैंने इसको कर दिया किस फॉर्म में, एक लाइन ले ली y इज इक्वल टू m1x स्लोप के फॉर्म में, ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली स्लोप के फॉर्मूले में a h और b के टर्म्स में फॉर्मूला लगा बना लें। एक लाइन ले ली मैंने, इसमें से कंपोनेंट लाइन y इज इक्वल टू m1x, और इसी की दूसरी लाइन ले ली y इज इक्वल टू m2x। दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है, और स्लोप एक का m1 और एक का m2। भाई कंपोनेंट लाइंस तो लोगे ही ना, तभी तो हमें बात बनेगी हमारी, ठीक है। तो मैंने ये दोनों लाइंस ले ली, ओके। तो अब बस अब तुम्हें करना क्या है, पहले तो m1x माइनस वाई और m2x माइनस वाई, अगर ये इसको 0 से इक्वेट कर दिया कंबाइन करके, तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, m1 m2 आ रहा है x स्क्वायर के साथ, ठीक है। और क्या मिलेगा, y स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, सिर्फ y स्क्वायर, ठीक है, विद कोफिशिएंट 1। और एक्स वाई के साथ क्या आएगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1 xy आएगा, और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 आएगा xy के साथ, ठीक है। तो माइनस ऑफ m1 प्लस m2 टाइम्स xy इक्वल टू 0। मैंने स्लोप के टर्म्स में पेयर को लिख लिया। अब ये जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वही ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों चीजें, दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब इनके कोफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। रादर हम लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन a का जो रेशियो होगा वही माइनस ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन 2h का होगा, एंड दिस विल बी सेम एज 1 अपॉन b, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से मैं फायदा क्या हो जाएगा, अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो हमें m1 m2 मिल गया a बाई बी, और इन दोनों को इक्वेट किया तो m1 प्लस m2 मिल गया माइनस 2h अपॉन b के बराबर। एंड नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला tan थीटा, ठीक है। अगर इस लाइन का स्लोप मैंने m1 और इसका स्लोप m2 बोला था, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब देखो मैंने सम और प्रोडक्ट तो निकाला हुआ है a b h के टर्म में, ठीक है। नाउ यूज देम। तो एक काम कर लेते हैं, m2 माइनस m1 लिखा है,
we have one algebraic identity. इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. पुट द वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 इज 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 इज a बाय b डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 मतलब a बाय b. ठीक है, न्यूमरेटर से 4 कॉमन करो तो 2 बाहर आ गया. बी स्क्वायर एलसीएम है न्यूमरेटर का, ठीक है, और डिनोमिनेटर का भी, तो वो कट गया. और क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला मॉड में था तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव करके लिख लो, मॉड लगा लो. तो दिस इज टेन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, जो हमारे दो पेयर इन्वॉल्व हैं उनके बीच का एंगल हमें क्या मिल गया? ए बी और एच के फॉर्म में. किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. अदिति क्लियर है? यस मैम. देख लो एक बार वापस. ठीक है, तो थीटा हम कैसे लिख सकते हैं? टेन इनवर्स करके. ओके उदय? Yes, ma'am. भाई क्योंकि m1 m2 के फॉर्म में हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला है. ठीक है, तो हमने क्या चेक कर लिया कि अगर इतना पार्ट जो है पेयर ऑफ लाइंस का हमें ये कंपोनेंट लाइंस देता है, स्लोप के फॉर्म में हमने लाइंस लिख ली, तो बस हमने उसके बाद क्या किया? स्लोप के फॉर्म में लाइंस को कंबाइंड किया और फिर m1 m2 और m1 प्लस m2 को a b और h के टर्म में निकाल लिया. ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोफिशिएंट सेम रेशियो में होंगे. ठीक है, हमें पता है अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो क्या होता है? रेशियो सेम होता है. जो याद आया बचपन में पढ़ते थे? क्यों संचित, याद है? Yes. ठीक है, तो बस हमने वही फंडा यहाँ पे यूज किया और सम और प्रोडक्ट निकाल लिया और फिर फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई कर दिया. ठीक है, तो अब तुम्हें बस पेयर ऑफ लाइंस दिखाई पड़ेगी तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एच. मतलब सिर्फ इतना पार्ट हमें क्या दे देगा? एंगल बिटवीन लाइंस. और मैंने ये क्यों देगा ये मैंने तुम्हें बता दिया. ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने पैरेलल लाइंस कंसीडर कर ली हैं जो ओरिजिन से पास होती हैं, क्योंकि उनके बीच का एंगल जो होगा वही हमारी रिक्वायर्ड लाइंस के बीच का एंगल होगा. अनुष्का ओके? ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं. पेयर ऑफ लाइंस है एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस xy माइनस 2x प्लस 19y माइनस 15 इक्वल टू 0. ठीक है, तो मैं इनके बीच का एंगल निकालना है. ठीक है, द लाइंस जो इन्वॉल्व है इसमें, एंगल बिटवीन देम. एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी के. ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ कंडीशन लगा लेते हैं जैसे हर बार करते हैं वैसे यहाँ पर भी, कि इफ इन्वॉल्व्ड लाइंस या जो पेयर ऑफ लाइंस हैं दे आर एट 0 डिग्री. ठीक है, तो इफ थीटा बिटवीन देम इज 0 डिग्री तो व्हाट विल हैपन? टेन थीटा 0, टेन 0 0 होता है. ठीक है, और उस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा. इक्वेट कर रहे हो 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी से, तो ये वाला पार्ट 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तब भी 0 ही रहेगा, स्क्वायर करोगे एक्सप्रेशन को तब भी एक साइड में 0 ही रहेगा, और हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी? एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, विच इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. ठीक है, दिस इज द कंडीशन व्हेन लाइंस आर एट एन एंगल 0 डिग्री, या फिर लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर पैरेलल. होगा ऐसा?
lines are parallel or coincident. दोनों केस में हमारा थीटा कैसा होगा? 0. एंड दिस इज द कंडीशन. ठीक है, अब परपेंडिकुलर के लिए भी देख लेते हैं. इफ थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, दैट मीन्स tan 90 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, जिसको हम 1/0 भी लिख देते हैं कैलकुलेशंस के लिए. ठीक है, अब हमने इक्वेट कर दिया 1/0 से किस एक्सप्रेशन को? एंगल बिटवीन देम को. tan ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज नाउ 1/0. इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज 0. होगा ऐसा? मॉड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मॉड ऑफ समथिंग इज 0, दैट मीन्स दैट वैल्यू इटसेल्फ इज 0. ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई. दिस इज द कंडीशन व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर. और ये क्या लिखा है? व्हाट इज ए? ए क्या था हमारी पेयर ऑफ लाइंस में? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट वाज बी? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. ठीक है, मतलब हमारी पेयर ऑफ लाइंस में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0 है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन द लाइंस इज 90 डिग्री. ठीक है, या फिर अगर 90 है तो दिस इज द कंडीशन बिटवीन ए एंड बी. ओके, तो अब सपोज क्वेश्चन है, तुम्हारे पास लाइंस लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0. मैंने पूछा व्हाट इज ए इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर. क्या आएगा आंसर? अर्नव फटाफट बता दो. -2. -2 डेफिनेटली. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट मीन्स ए इज -2. यस आनंद? Yes, ma'am. ओके. अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन करो. क्वेश्चन है, सपोज एक्स वाई इक्वल टू 0. ये तुम्हें पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है. कौन कौन सी लाइंस इन्वॉल्व है इसमें? अदिति बताना. हाँ अदिति. अनुष्का तुम बताओ. मैम मैम हाँ अदिति बोलो. मैम पैरेलल. कौन सी लाइंस इन्वॉल्व है इसमें? मतलब ये अगर मैंने पेयर लिखा हुआ है तो इसमें कौन कौन सी लाइंस हैं? मैम पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? भाई देखो, इसमें दो लाइंस इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे देखो मैंने पेयर ऑफ लाइंस लिखा हुआ है. वैसे भी हमारी अगर सिंगल लाइन होती है तो हमें पता है ना किस तरह के टर्म्स अवेलेबल होते हैं उसमें. तो अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो कांट वी से एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 आर द टू लाइंस इन्वॉल्व हियर. होगा या नहीं होगा? यस मैम यस. और वैसे भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सम 0 ही है, क्योंकि दोनों ही 0 हैं तो सम भी 0 ही होगा. दोनों परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे इन्वॉल्व है. वन इज एक्स एक्सिस एंड वन इज वाई एक्सिस. राइट. तो अगर सपोज क्वेश्चन आता है फाइंड एरिया बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा? हाँ बच्चों, क्या आएगा एरिया? मैम हाफ स्क्वायर यूनिट्स. हाफ स्क्वायर यूनिट्स. यस मैम. ये आनंद बता रहा है, अर्नव बता रहा है? मरना. अर्नव बता रहा है. आनंद सही बता रहा है? अर्नव? Yes, ma'am.
किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ मैम एक बार करा दो, मुझे आया नहीं। अच्छा ठीक है, देखो भाई तुम्हारे पास जो लाइंस एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में दी हुई है, इसकी कंपोनेंट लाइंस तो एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 होंगी। ठीक है, यानी कि 1 इज एक्स एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू 0 एंड 1 इज वाई एक्सिस मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन। यस, एंड 1 इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स 0 पर वाई 1 और वाई 0 पे एक्स 1, ये तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। और अगर तुम्हें एरिया निकालना है बिटवीन दिस पेयर एंड दिस लाइन, तो दिस इज द एरिया इन्वॉल्व, क्यों उदय? यस मैम ओके। ठीक है, तो बस हमें हाफ इंटू बेस, बेस इज 1, हाइट इज 1, तो देयरफॉर आंसर इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। रिनफ क्लियर है? यस। सबको समझ आ गया? तो बच्चों अगर तुम्हारे पास इस तरह की लाइंस अगर कंबाइंड फॉर्म में दी हुई हैं, तो अब तुम्हें पता है कि हाउ टू सेपरेट देम, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट लाइंस। तो पहले कंपोनेंट लाइंस निकालो और फिर जो भी तुम्हें कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, एंड दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन of second degree equation। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तुम्हें मैंने होमोजीनियस का मतलब भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर का सम पूरी इक्वेशन में सेम रहे। अब जैसे यहाँ पे सेकेंड डिग्री की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन बनानी होगी सेकेंड डिग्री की। ठीक है, तो होमोजीनियस तो समझ में आ गया। अब करना क्या है, सेकेंड डिग्री की मैंने जनरल इक्वेशन लिख दी सबसे पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोनिक सेक्शन में हर जगह हर कोनिक में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझ लो, जिसको नहीं आया वो वापस पूछेगा। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन ले ली, और अब हमें क्या करना है, इसको होमोजेनाइज करना है। अभी क्या ये होमोजीनियस फॉर्म में लिखी हुई है? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है इतने टर्म में तो एक्स और वाई की पावर का सम, या एक्स और एक्स या वाई की पावर 2 है, बट इसके आगे तो बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है वेरिएबल की, जबकि यहाँ पर तो पावर ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नो एक्स नो वाई, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या कि हमें इसको समहाउ क्या करना पड़ेगा, होमोजेनाइज करना पड़ेगा, मतलब हर टर्म की पावर 2 बनानी है, वेरिएबल की पावर। ठीक है, अब क्या करा जाए, हम क्या करते हैं, एक लाइन लेंगे, से मैंने लाइन ले ली lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वी मेक दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस। ओके, अब देखो कैसे, भाई यहां पर अगर x और y 1 है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई कर दें, हमें यहाँ पे 1 की जरूरत है, यहाँ पर भी 1 पावर की जरूरत है, और यहाँ पर हमें 2 पावर चाहिए, तो इसको यहाँ पे 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा लिखा था वैसे ही लिखा है। ठीक है, अब हम इस 1 की वैल्यू निकालेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो मैंने करा lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन, और फिर माइनस एन से कर दिया डिवाइड, हमें मिल गई 1 की वैल्यू। अब हम इस 1 की वैल्यू को उठा के रखेंगे कहां पर, जहां जहां मैंने 1 लिखा हुआ है। ओके, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर, ये तो एज इट इज 2gx, यहाँ पे जो 1 लिखा है 1 की वैल्यू डाल दी मैंने, lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन 2fy
lx plus my upon minus n and c times lx plus my upon minus n whole square equal to 0. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ अ लाइन मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन को होमोजीनियस बना दिया. चेक करके देख लो, क्या ये अभी होमोजीनियस इक्वेशन है? क्या हर टर्म में x और y की पावर का सम 2 है? जस्ट चेक. इसमें तो कोई दिक्कत पहले से ही नहीं थी. यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे y से मल्टीप्लाई होगा, हमें दोनों टर्म मिल जाएंगे पावर 2 वाले. y को x से मल्टीप्लाई करोगे, y को y से करोगे, फिर से दो पावर वाले. और इसमें क्या मिलेगा? एक एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, एक वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा एंड एक एक्स वाई का टर्म मिलेगा. दोनों सारे टर्म कैसे बन जाएंगे? ओवरऑल होमोजीनियस. ठीक है, और कंप्लीट इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ये, वो चेक कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अभी लिखना मत, 2 मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो. ठीक है, सपोज मैंने क्या करा, ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, ये हमारी वन ऑफ द कोनिक्स को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, हम बस ABC FGH पे कंडीशन लगाते जाते हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट कोनिक्स मिलते जाते हैं. ठीक है, अब मान लो मैंने कोई एक कोनिक ड्रॉ कर लिया, ये मान लो कोई कोनिक है, कोई कर्व है. ठीक है, अब इसके साथ मैंने एक ली लाइन, और वो लाइन हमारे कर्व को से 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है. ठीक है, ये एक तरीके से कॉर्ड ऑफ द कोनिक हो गई. ये A ले लिया, इसको B ले लिया. A और B क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक विद द लाइन. ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो ओरिजिन से. एक हमें OA मिल गया और एक हमें OB मिल गया. ठीक है, और देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था, जो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती हैं वो कैसी होती है? होमोजीनियस होती है. ठीक है, वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है. और हमें क्या मिल रहा है अभी? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री तो मिली है. इसका मतलब है हमारे पास जो ये इतनी लंबी चौड़ी सी इक्वेशन लिखी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो OA और OB को कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दिस इज OA एंड OB की कंबाइंड इक्वेशन, जो हमें कहां से मिल रही है? लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व. थोड़ा टिपिकल है समझना. ठीक है, कि क्या सॉल्व कर रहे थे और क्या मिल गया. क्यों दे, बताओ बताओ. कि हम तो एक कर्व को और हमने लाइन के साथ होमोजेनाइज करा था, और देखो हमें क्या मिल गया. बच्चों देखो, सीधी सी बात है, ये इक्वेशन उसको ही, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व को ही रिप्रेजेंट कर रही है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि तुम इसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 डालो जरा. बताओ, अगर x 0 और y 0 डालोगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब है ये एक ऐसा कर्व है या एक कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो ओरिजिन से पास होता हो. यस और नो? अदिति, अरे लियांका तुम बोलो, अदिति के माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम है. यस मैम. ठीक है, तो हर टर्म 0 हो जाएगा. इसका मतलब है जो हमने अभी बनाया है, जो हमने लिखा है, वो डेफिनेटली वो पॉइंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कोनिक पे रह गया या फिर सिर्फ इस लाइन पर रह गया. ये तो कहीं और ही पहुंच गया है और ये समहाउ ओरिजिन से कनेक्टेड है. यस और नो? तो इस चीज को हजम करने की कोशिश करो कि अब हमने जो लिखा है दैट इज बेसिकली पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व. ओके, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स A और B दिखाई पड़ रहे हैं, ये तुम्हारे लाइन पर भी हैं, कर्व पर भी हैं. ठीक है, दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, साथ में ओरिजिन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. रिनफ, कुछ बात हजम हो रही है? कम हो रही है? अर्नव, यस मैम, थोड़ा सा ही आया है. थोड़ा सा ही समझ में आया है?
भाई तुम ऐसे देखो, एक बार फिर से समझते हैं। हमने एक कोनिक लिया, ठीक है, एक कोनिक लिया और एक लाइन ली, एक कोनिक लिया और एक लाइन ली, ठीक है। मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन इस कोनिक को होमोजेनाइज कर दिया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन मैंने अपने कोनिक को होमोजेनाइज कैसे किया वो मैं तरीका बता देती हूँ एक बार वापस। मैंने लाइन से 1 की वैल्यू निकाली और फिर इस 1 की वैल्यू को जहां जहां जरूरत थी उस हिसाब से यूज कर लिया, ठीक है। जहां जहां हमारे पास पावर्स की जितनी जितनी कमी थी, मैंने यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई, एक होमोजीनियस इक्वेशन आ गई सेकेंड डिग्री की, ठीक है। अब इसमें मैंने टर्म्स चेक करके दिखा दिए, हर जगह एक्स और वाई की पावर का सम अगर देखोगे तो वो 2 ही है। तो अब हमें क्या मिल गया, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री मिल गई, ओके, ठीक है। यहां तक भी समझ में आता है। अब मैं ये कह रही हूं कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रही है, ठीक है, यही तो बात है ना, रिप्रेजेंट किसको कर रही है। अब देखो, इस वाले इक्वेशन में अगर तुम x0 और y0 डालोगे तो ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है जो ये तुमने लिखा है ये डेफिनेटली ओरिजिन से पास होने वाला कुछ कर्व लिखा हुआ है, यस और नो, क्यों उदय? यस मैम। भाई x y 0 डालो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब है 0 0 इस पे लाई कर रहा है, यस और नो। और अगर 0 0 लाई कर रहा है और ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है और होमोजीनियस है तो ये कहां से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को दिखाया था कि ओरिजिन से अगर पेयर ऑफ लाइंस पास हो रही होती हैं तो दैट मींस वो होमोजीनियस इक्वेशन ही देती हैं। हमने स्टार्ट ही यहां से करा था अपना टॉपिक। ये देखो होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री की, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, ये वाली इक्वेशन देखो। और सब स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था मल्टीप्लाई करके, क्यों भाई? ये देखो दो लाइंस ली जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है और उसकी कंबाइंड इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसका मतलब है ये डेफिनेटली वो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होने की वजह से दैट मींस, और ये है कौन सी लाइंस, अगर हम इस पॉइंट ए और बी को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये बेसिकली कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी लिखी हुई है। अनुष्का बात हजम हुई? भाई ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एंड बी, ये दोनों लाइन पर भी हैं और कर्व पर भी हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इस कर्व पे भी तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। ये जो ए और बी है वो इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं और ओरिजिन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मींस कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी को। पेयर ऑफ लाइंस हैं और मतलब ठीक है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, होमोजीनियस है और लाइन दोनों पे है भाई। ये टॉमिल, आनंद, समझ आया? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो अब इस चीज को हजम कर लो कि अगर हम किसी कोनिक को, जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई थी जनरल इक्वेशन, उसको हम लाइन के साथ अगर क्या करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी है, ये क्या है, ये है लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स लिख दो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of the curve and the line.
कि ओरिजिन को मैंने कोनिक और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है, मतलब कोनिक को मैंने लाइन से होमोजेनाइज किया, तो हमें क्या मिले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कोनिक, और उनको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन। कर्व की जगह तुम कोनिक भी लिख सकते हो, एक ही मीनिंग है। बात समझ में आ गई बच्चों? देखो हम इसको बार बार जब यूज करेंगे तो तुम्हें और क्लियर होता जाएगा। मैंने कोशिश करी है कि तुम्हें समझ आ जाए, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत आसान नहीं है समझना। एक बारी पढ़ के नहीं क्लियर हो रहा है तो दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, क्यों अर्नव, या कुछ Yes, हजम ma'am. हुआ? यस मैम, आ गया। आ गया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, फिर हम आगे कोनिक्स में क्वेश्चन करेंगे इस पे। देखो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर से हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड मैं करती हूँ, जूम आउट कर लेते हैं। भाई देखो तुमने क्या निकालना है, एंगल बिटवीन लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन। मतलब क्या क्या कह रहा है, मान लो ये कर्व है और ये लाइन है, तुम्हें चाहिए क्या, एंगल बिटवीन लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। यानी कि तुम्हें OA एंड OB के बीच का एंगल चाहिए। क्यों दे? ये एंगल, यही तो पूछ रहा है। तो अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम अपनी लाइन को कर्व के साथ होमोजेनाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए ना, और वो कहाँ से मिलती है, होमोजेनाइजेशन से। क्योंकि लाइंस जो ओरिजिन से पास करें वो तभी पॉसिबल है जब हमारी इक्वेशन होमोजेनाइज हो। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई। 1 की वैल्यू दी हुई थी तुम्हें, तो 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y के साथ बस मैंने क्या कर देना है, 3x माइनस 2y को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब सोचो कि तुम्हारा एंगल क्या होता है, एंगल होता है tan थीटा, फॉर्मूला 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B, यही तो फॉर्मूला होता है। और ये हमें मिलता कहाँ से है, ये HAB होते क्या है, ये AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर। यहाँ से हमें HA और B मिल जाएगा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसी फॉर्म में आएगी, डेफिनेट है। नो x नो y नो कांस्टेंट, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को, ठीक है। तो चेक कर लो जरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा। देखो 3x स्क्वायर यहाँ से, अब जरा देखना, अगर मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो x x से मल्टीप्लाई होएगा तो हमें x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। y y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6y स्क्वायर, और ऑलरेडी हमारे पास क्या है, माइनस 3y स्क्वायर, तो क्या हो गया, ओवरऑल माइनस 9y स्क्वायर। 5xy है, अब हमें xy कितना मिलेगा जरा चेक करो, ये वाला x का टर्म y से मल्टीप्लाई होगा